को जाना था कि किस सिंबल से क्या ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है ना। आज उसी सीरीज में और आगे बढ़ेंगे। तो पाइथन के अंदर कुछ हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन में करेक्टर क्लासेस यूज होती हैं। उन करेक्टर क्लासेस के थ्रू भी हम कुछ मैचेस को ढूंढ सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में करेक्टर क्लासेस का यूज होता है। करेक्टर क्लासेस क्या क्या है? बैकस्लैश डी। बैकस्लैश डी एक करेक्टर क्लास है जो डिजिट को मैच करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल डिजिट को मैच करना चाहते हैं तो सिंगल डिजिट को मैच करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में 0 to 9 लिख सकते हैं। और इसी काम को अगर आप करेक्टर क्लास से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बैकस्लैश डी। तो इसका मतलब क्या होगा? डिजिट को मैच करना। तो जहां जहां डिजिट होगी वो आपका मैच हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं दो करेक्टर वाली डिजिट मैच हो तो आप साथ में एक स्लैश डी और लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा ईयर मैच हो जाए तो आप इसके साथ रिपीटेशन वाला करेक्टर यूज कर सकते हैं। इसी काम को हम अगर बिना करेक्टर क्लास के करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हमें बढ़ाकर दिए जाने हैं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ करेक्टर क्लासेस होती हैं। करेक्टर क्लासेस इन रेजेक्स। तो एक है हमारा बैकस्लैश डी। तो बैकस्लैश डी का मैचेस डिजिट, डिजिट को मैच करने के लिए यूज होती है। सेम एज स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9। तो आप चाहे तो ऐसे लिखें इतना, चाहे तो ऐसे लिखें। दूसरा होता है बैकस्लैश कैपिटल डी। बैकस्लैश कैपिटल डी का मतलब है मैचेस एक्सेप्ट डिजिट। और अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो सेम एज स्क्वायर ब्रैकेट में कैप सिंबल 0 to 9। तो अगर मैं यहाँ पर इसी में चेंज कर दूं और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल डी लिख दूं तो इट मीन कि ये हर उस करेक्टर को मैच किया जाएगा जो डिजिट नहीं है। ठीक है। सारे करेक्टर आ गए डिजिट के अलावा। ठीक। एक हमारा करेक्टर क्लास है बैकस्लैश डब्ल्यू। तो बैकस्लैश डब्ल्यू क्या मैच करता है? मैचेस वर्ड करेक्टर। वर्ड करेक्टर्स को मैच करता है। वर्ड करेक्टर क्या क्या होते हैं? वर्ड करेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट्स, लोअर केस, अपर केस, डिजिट और अंडरस्कोर। तो अगर मैं बैकस्लैश डब्ल्यू करेक्टर क्लास का यूज ना करके नॉर्मल अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो फिर इसको हम लिखेंगे ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। तो देखो 26 52 और 10 ये हो गए 62 63। तो 63 करेक्टर को अगर आप मैच कराना चाहते हैं किसी एक पोजीशन पर तो आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा।
अब यही चीज आप अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इसकी एक करेक्टर क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं बैकस्लैश w। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर लिख दूं तो एक एक करेक्टर जो वर्ड करेक्टर वो मैच करा देगा। तो आप जितनी बार इसे यूज करेंगे उतने करेक्टर का हमारा मैच करेगा। तो अभी हम एक एक करेक्टर पे ही काम करते हैं। तो इसमें आपका डिजिट भी आया होगा, इसमें अपर लोअर, और अगर अंडरस्कोर आता तो अंडरस्कोर भी मैच हो जाता है। तो इसे बोलते हैं वर्ड करेक्टर। अब एक और होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है अदर देन वर्ड करेक्टर, एक्सेप्ट वर्ड करेक्टर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका ऑर्डिनरी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा लाइक दिस। ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है, इससे हमारा कोडिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर ये सब नहीं रखे जाते पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशन में तब भी हम अपना काम कर लेते, क्योंकि हमें ये सब चीजें पहले से बता दी गई हैं। तो इन्हीं को आप शॉर्ट में अगर क्विकली लिखते हैं तो ये चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक होता है हमारा बैकस्लैश s, मैचेस व्हाइट स्पेस करेक्टर। व्हाइट स्पेस करेक्टर क्या होता है? व्हाइट स्पेस करेक्टर होता है न्यू लाइन करेक्टर, टैब स्पेस और ऑर्डिनरी स्पेस। इन तीनों को वर्ड व्हाइट स्पेस कहा जाता है। इसको अगर मैं मैच करूंगा तो ये हो गया सेम एज ऑर्डिनरी स्पेस स्लैश टी स्लैश एन। ठीक है, तो स्पेस स्लैश टी स्लैश एन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल वर्ड में व्हाइट स्पेस। तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस मैच कराना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आता है आपका बैकस्लैश कैपिटल एस, है ना। मैचेस एक्सेप्ट व्हाइट स्पेस। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारा सेम एज हो जाएगा, बस इसमें क्या लगा दो, स्टार्टिंग में कैप सिंबल लगा दो। तो ये क्या है, ये हमारी पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होने वाली करेक्टर क्लासेस हैं। इनके आ जाने से कोई इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल नहीं हुआ। इनके आ जाने से कोडिंग स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसका बहुत यूज होता है बैकस्लैश डब्ल्यू। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हम वर्ड करेक्टर को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, और इसके लिए फिर मुझे इतना लिखना पड़ता, अब उसको बचाकर मुझे बस इतना लिखकर छोड़ देना है। तो यही इसका फायदा होता है और कोई फायदा इसका नहीं होता। अब मान लीजिए आपको वो टास्क करना है जिसको फोकस करते हुए आपने ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। आपके पास एक फाइल है, इस फाइल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल हमें दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर लाकर हमें दे देने हैं जो इस फाइल में लिखे हुए। ठीक है, तो अब इस फाइल से अगर मैं मैन्युअली इस काम को कॉपी पेस्ट करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो टाइम इस बात पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपकी फाइल का साइज क्या है।
ये फाइल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना मोबाइल नंबर ढूंढ ढूंढ के कॉपी करने में टाइम आपका लगेगा। अब इसी काम को अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने की सोची कि क्यों ना मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करूँ। और जैसे ही मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने का सोचा वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो फाइल पे चलेगा ही नहीं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो स्ट्रिंग पे चलता है। तो जो फाइंड ऑल फंक्शन है उसमें हम अपना पैटर्न बताते हैं और वो पैटर्न को कहाँ अप्लाई करना है वो स्ट्रिंग हम यहाँ बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल का सारा डेटा स्ट्रिंग में लेकर आएंगे और ऐसा करने में हमें कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने फाइल इनपुट आउटपुट में इस काम को आराम से कराता है। तो पहले फाइल ओपन करेंगे, तो आप अपने घर पे कोई सी फाइल बना लेना, डमी फाइल 4 से 8 नंबर लिख लेना, उसमें कुछ भी लिख देना साथ में। मेरे पास ये फाइल है students.txt। मैंने इसको रीड मोड में ओपन कर दिया। अगर मैं किसी भी फाइल को ओपन करते समय उसका मोड नहीं बताता हूँ तो डिफॉल्ट मोड रीड होता है, ठीक है। उसके बाद फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे सबको पढ़ना है। तो इस समय फाइल का जो कर्सर होगा वो जस्ट बिफोर फर्स्ट कैरेक्टर होगा। न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 0 पर होगा। तो अगर इस टाइम पर मैं यहाँ पर लिख दूं फाइल डॉट रीड, तो ऐसा करने से क्या होगा, फाइल के सारे कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में रखकर मुझे दे दिए जाएंगे। तो वो स्ट्रिंग मेरे पास आ गई। उसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक हुआ है नहीं हुआ है। फाइल का सारा डेटा एज ए स्ट्रिंग मेरे पास जो आया था मैं उसको प्रिंट करा के देखता हूँ। तो वो पूरी फाइल एक स्ट्रिंग में मेरे पास आ गई। अब ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। ऐसे मानो यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है इस करेक्टर से और इस करेक्टर पे लास्ट में जाके एंड हुई है 3 पर। ये अपना पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी फाइल को स्ट्रिंग में ला चुका हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब अगला काम क्या है कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइंड ऑल फंक्शन यूज करूंगा। और फाइंड ऑल फंक्शन में दो चीजें पास करते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्ट्रिंग जिसमें आप कुछ ढूंढना चाहते हैं एस। फर्स्ट नंबर पे वो पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रिंग में ढूंढना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे क्या बताना होगा, एज ए स्ट्रिंग अपना पैटर्न बताना होगा। तो मोबाइल नंबर का पैटर्न होता है कि 10 डिजिट होनी चाहिए लगातार। पहली डिजिट हमारी 6, 7, 8, 9 में से कुछ हो सकती है। उसके बाद 9 डिजिट कुछ भी हो सकती है। अभी इसमें हम कंट्री कोड वाला पॉइंट लेकर नहीं चल रहे हैं, एसटीडी कोड वाला पॉइंट लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार्टिंग में 6 to 9। अब मैं यहाँ पे बैक स्लैश डी नहीं लगा सकता क्योंकि बैक स्लैश डी के अंदर सारी डिजिट इंक्लूडेड होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास अभी भी अपनी रेंज बताने का ऑप्शन तो है ही। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ 9 डिजिट कोई भी हो, तो अब मैं यहाँ बैक स्लैश डी लगा सकता हूँ। लेकिन अभी हम दो ही करेक्टर की बात कर पाए हैं। पहले करेक्टर पे 6, 7, 8, 9 में से कोई एक आएगा, सेकंड प्लेस पर कोई भी डिजिट आ सकती है। अभी मुझे आगे की 8 डिजिट और बतानी है, तो ऐसे ना लिखना पड़े तो मैं इसके आगे करली ब्रेसेस में क्या लिख दूं, 9। तो टोटल 10 डिजिट का पैटर्न बन गया। पहले नंबर पे डिजिट ये होगी, आगे की 9 डिजिट कोई भी हो सकती है। तो इस स्ट्रिंग में जहां भी इस तरह की चीज कहीं भी लिखी हो वो लाकर मुझे दे दो। उम्मीद है कि वो एक मोबाइल नंबर हो सकता है ना। तो वो सारे के सारे मोबाइल नंबर एक लिस्ट में लाकर मुझे दे दिए जाए। मोबाइल नंबर की लिस्ट मुझे मिल गई। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो काम तो मेरा हो गया, लेकिन अधूरा है अभी। अधूरा कैसे है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इन सारे मोबाइल नंबर को एक फाइल में सेव कर दो, है ना। अभी तो ये पाइथन की लिस्ट में रखे हुए हैं। तो अब इस लिस्ट से एक एक मोबाइल नंबर को मैं अगर निकालूं और फिर एक फाइल में सेव करना चाहूं तो कैसे करेंगे।
तो उसके लिए क्या कहा गया कि आप एक लूप लगाइए, इस लूप से एक एक मोबाइल नंबर इस लिस्ट से बाहर निकालिए। अभी भी आप प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे प्रिंट नहीं होने चाहिए, ये फाइल में जाके सेव हो जाएंगे। तो अब फाइल में सेव करने के लिए फिर से फाइल इनपुट आउटपुट टॉपिक हमें याद करना पड़ेगा। तो फाइल इनपुट आउटपुट टॉपिक में क्या होता था, हम पहले एक फाइल ओपन करते थे जहां पर हम क्या चाहते हैं, जहां पर हम अपने कुछ राइट करना चाहते हैं। तो मैंने एक फाइल को ओपन किया, मान लीजिए मैं डी ड्राइव के अंदर फाइल बना देता हूँ और इसका नाम कर दिया mobile.txt, नाम कुछ भी दे दो, और इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया। अब इस फाइल पर मैं राइट करूंगा। तो राइट मेथड के बारे में हमें बताया गया था कि राइट मेथड हमसे स्ट्रिंग ही मांगेगा, इंटीजर फ्लोट नहीं मांगेगा। और हमने अभी देखा था कि ये सारे मोबाइल नंबर जब लिस्ट में आए थे तो एज ए स्ट्रिंग ही आए थे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट हटाकर इस फाइल पर क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा एक एक मोबाइल नंबर जो आता जा रहा है। तो मैंने इस लिस्ट में से मोबाइल नंबर निकाला और फाइल पे राइट करता हुआ चला गया। उसके बाद लास्ट में इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसमें एक गलती जो हमने करी है वो ये कि जितनी बार लूप चलेगा एक एक मोबाइल नंबर लिस्ट में से निकल कर फाइल पर राइट होता चला जाएगा, लेकिन फाइल का राइट मेथड अपनी तरफ से कोई न्यू लाइन जैसी फैसिलिटी नहीं देता है। तो सारे मोबाइल नंबर एक के आगे एक लिख गए होंगे, देखने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। अभी पहला मोबाइल नंबर यहाँ कहीं खत्म हुआ होगा, उसके आगे फिर दूसरा शुरू हो गया होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमने कहा ऐसे नहीं करना है, ये तो किसी काम का ही नहीं रहा। क्या करो, हर मोबाइल नंबर राइट हो जाने के बाद साथ में न्यू लाइन को भी राइट करो। उसके बाद जब लूप दोबारा चलेगा तो दूसरा नंबर राइट करेगा, न्यू लाइन पर आएगा, फिर एक न्यू लाइन बन जाएगी। अब इस काम को हम पूरी तरह से कर चुके हैं। सोचो अगर सुबह आपको ऐसी फाइल दे दी जाए जिसमें से कहा जाए भी इसमें हजारों लाखों मोबाइल नंबर है, निकाल के दे दो, पता नहीं कितने दिन लगा दोगे, एक्यूरेसी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। इस प्रोग्राम को अगर आपने एक बार बनाना सीख लिया तो अब इस तरह की हजारों फाइल पर आप इस काम को कर सकते हैं। सोचो अभी मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसी मेरे पास एक फाइल है, एक फाइल है। अब आपसे कहा जाएगा कि ऐसी एक फाइल नहीं है, ऐसी हजारों फाइल है, और हर फाइल में इस तरह के लाखों मोबाइल नंबर हो सकते हैं। अब मैन्युअली आप इसे करना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं करना चाहेगा। इस काम को प्रोग्राम बनाकर प्रोग्राम से ही कराया जाए, वही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। अब इस काम को सबसे आसान तरीके से जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किया जा सकता है वो है पाइथन। तो इस काम को करने में पाइथन के दो कोर कॉन्सेप्ट का यूज होगा, पहला रेगुलर एक्सप्रेशन और दूसरा फाइल इनपुट आउटपुट। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को या तो रट लो या फिर इससे पहले कि पाइथन पूरी पढ़ लो, क्योंकि इसमें लिस्ट का भी यूज होगा, इसमें मॉड्यूल का भी यूज होगा, इसमें फंक्शन का भी यूज हो रहा है ना, इसमें लूप का भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें पूरी पाइथन ही पढ़नी पड़ जाएगी, यहाँ तक हमने कहा इसलिए पढ़ाई गई है ना। चलो, अब रेगुलर एक्सप्रेशन में एक दूसरा नजरिया डेवलप करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास फाइल है, और इसमें आपसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे वो सारे करेक्टर्स मैच कराओ जो इस पैटर्न को सेटिस्फाई करते हो। मिल गए सारे, ये तो कल पढ़ा था। अब आज ये भी हम चाहते हैं कि जहां भी हमारा पैटर्न
स्ट्रिंग के अंदर मैच होता है उसकी पोजीशन बताओ। जैसे इज मैच हुआ एस के अंदर, तो हमें ये भी बताओ कहाँ मैच हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 पे कोई भी हमारा मैच जब हो रहा है, और अगर आप ये भी साथ में जानना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पर हुआ, स्ट्रिंग के किस पोजीशन पर मैच हुआ है, तो पैटर्न नहीं बदलना है, पैटर्न तो यही रहेगा। ये जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसको बदलना है। फंक्शन का नाम इस बार दूसरा होगा। अब अगर मैं यहाँ पर फाइंड ऑल की जगह फाइंड इटरेटर नाम का एक फंक्शन होता है, इसका यूज करूं, तो फाइंड इटरेटर फंक्शन क्या करता है, जितने भी मैच होते हैं, सबसे पहले मान लो ये मैच हुआ, तो इस मैच के लिए लिस्ट नहीं बनाएगा। देखो फाइंड ऑल क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, फाइंड ऑल लिस्ट बनाता है। फाइंड ऑल अपना रिजल्ट लिस्ट में रख कर देता है। फाइंड इटरेटर अपना रिजल्ट लिस्ट में रखकर नहीं देता है। कैसे देता है ये हम सीख रहे हैं। तो फाइंड इटरेटर क्या करता है, जो भी मैच हुआ उस मैच को एक मैच डेटा टाइप में रखता है। तो पाइथन के अंदर मैच नाम का एक डेटा टाइप होता है, उसमें रखता है। मैच टाइप, जैसा लिस्ट टाइप होता है, टपल टाइप होता है, ऐसी मैच नाम का एक टाइप होता है। इस मैच टाइप के अंदर पोजीशन भी स्टोर होती है कि जो मैच हुआ है वो क्या हुआ है, इज किस पोजीशन पे हुआ है और कहाँ तक हुआ है। मतलब स्टार्ट पोजीशन भी होगा और एंड पोजीशन भी होगी, दोनों चीजें होंगी। उसके बाद दूसरा मैच ये हुआ, तो इस वाले मैच के करस्पॉन्डिंग भी क्या बनेगा, एक मैच टाइप क्रिएट होगा। ये वाला मैच हुआ, इसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा डॉट 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 डॉट, ऐसे करके आप आगे और अपना समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जितने भी ये मैच टाइप बनते हैं ये हर मैच के करस्पॉन्डिंग बनते हैं। इन सारे मैच टाइप को कलेक्ट करके एक और टाइप में रखा जाता है और उसका नाम होता है इटरेटर टाइप। इटरेटर टाइप, ये जो इटरेटर टाइप है ये हमें वापस करा जाता है। तो फाइंड इटरेटर नाम का जो फंक्शन है वो हमें एक इटरेटर वापस करता है, और इस इटरेटर के अंदर क्या होते हैं, जितने मैच हुए हैं उन सबके मैच टाइप होते हैं। हर मैच टाइप आपको ये बताता है कि क्या मैच हुआ है और किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था मैच होना और किस पोजीशन पे एंड हो गया। तो अगर मैं इस इटरेटर के अंदर लूप लगा के एक एक मैच टाइप के पास चला जाऊं और फिर उन एक एक मैच टाइप को प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे वो डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डायरेक्ट अगर मैं इटरेटर को प्रिंट कराऊंगा तो इटरेटर अपना एड्रेस प्रिंट कर देगा मेमोरी में कि मैं मेमोरी के अंदर यहाँ बना हुआ हूँ। हमें इस एड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इटरेटर के अंदर जो मैच टाइप आई हुए हैं उनमें इंटरेस्ट है। तो उसके लिए क्या बोला गया, इस इटरेटर पे एक फॉर लूप लगा लो, इसके अंदर से एक एक मैच टाइप आपको मिलता जाएगा, आप उनको प्रिंट करा लो, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहला जो मैच हुआ है वो इज हुआ है, तो ये तो यहाँ भी पता चल रहा है, लेकिन बस खत्म। ये नहीं बता रहा कि इस कहाँ हुआ है, यहाँ बता रहा है स्पैन,
स्पैन में दो चीजें होती हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्पैन का मतलब वैसे हिंदी में होता है दूरी, दो चीज की दूरी को स्पैन कह देते हैं। तो ये जो दूरी है जहां से मैच स्टार्ट होना शुरू हुआ है और खत्म हुआ है वो कितनी है, वो हमारा क्या होता है, 7 से स्टार्ट हुआ है और 9 पे खत्म हुआ है। 7 इंडेक्स इंक्लूसिव है, मतलब यहाँ पे मैच मिल गया है। 9 इंडेक्स एक्सक्लूसिव है, यहाँ तक मैच नहीं हुआ है, इससे जस्ट एक इंडेक्स बिफोर तक मैच हुआ है। क्योंकि अगर ये 7 पर है तो ये 8 पर होगा, 9 पर तो स्पेस आ गया, तो स्पेस तो मैच हुआ ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये इंक्लूसिव है, ये वाला जो टर्म है ये इंक्लूसिव है, और ये हमारा कैसा है, एक्सक्लूसिव। ये इंक्लूसिव है और ये हमारा एक्सक्लूसिव है। इंडेक्स है वो, हाँ जी, क्योंकि स्ट्रिंग के इंडेक्स जो होते हैं पाइथन वाले, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड ऑल, फाइंड इटरेटर में कॉमन क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया और अभी सिखाया वो दोनों में एक ही जैसा है। डिफरेंस बस ये है कि फाइंड इटरेटर में आपको हर मैच के साथ उसकी पोजीशन भी बताई जाता है, जबकि फाइंड ऑल में सिर्फ आपको क्या बताया जाता है, मैच बताया जाता है क्या हुआ। तो अगर आप सिर्फ मैच में इंटरेस्टेड हो तो फाइंड ऑल आपके लिए बढ़िया है, और आप साथ में ये भी जानना चाहते हो कि वो कहाँ हुआ है, तो सर आपको फाइंड इटरेटर यूज करना होगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट में ये आता है कि मुझे सारे मैच नहीं ढूंढने हैं, एक ही ढूंढना है। जैसे अभी मैंने जो पैटर्न लिखा है उस पैटर्न पे जितने मैचेस हैं सारे ढूंढ कर दे दिए, चाहे फाइंड ऑल है चाहे फाइंड इटरेटर है। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक ही दो, जो सबसे पहले मैच होता है बस वही ला कर दो, आगे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक तीसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है सर्च। सर्च फंक्शन क्या करता है, सर्च फंक्शन जो भी आपने यहाँ पैटर्न बताया है, इस पैटर्न पर जो सबसे पहला मैच होगा इस स्ट्रिंग में सिर्फ वही ला कर देगा। तो ये एक से ज्यादा मैच लेकर नहीं लाएगा, ये एक ही मैच लेकर आता है। कौन सा, जो सबसे पहले मैच हो गया होगा वो ला कर दे देगा। अब ये जो मैच हमें लाकर देता है सर्च, ये मैच को मैच टाइप में लाकर देता है। दैट मीन्स ये हमें ये भी बताएगा कि मैच क्या हुआ है और किस इंडेक्स पर हुआ है। तो सर्च फंक्शन एक ही मैच ढूंढता है जो सबसे पहले मैच हो गया होगा, और उस मैच को मैच टाइप बनाकर देगा। अगर मैच को मैच टाइप बनाकर दिया जाए तो हमें साथ में इंडेक्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको सीधे मैच वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इस सबसे पहला मैच हुआ था और ये कहाँ हुआ है, इस जगह पर हुआ है लाकर में। तो अगर आप एक ही मैच में इंटरेस्टेड हो, जो सबसे पहले हो जाए वो लाकर दे दो, तो फिर आपको सर्च फंक्शन का यूज करना चाहिए। सर्च फंक्शन में जो पहला आर्गुमेंट है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, वही रेगुलर एक्सप्रेशन जो अभी तक आपने सीखा हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, उन सब के अपनी अलग अलग काम जरूर हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो सबका एक ही है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने सीखना था वो सीख लिया, वो सब पे चलेगा। जितने भी और फंक्शन है अभी रेगुलर एक्सप्रेशन में, सब में वही लिखना है, लेकिन वो क्या वापस करते हैं वो सबका अलग है। अब एक और है जो ये कहता है कि मैं एक ही मैच ला कर दूंगा सर्च की तरह, लेकिन मैं वो तभी ला कर दूंगा जब वो जीरो इंडेक्स पर मैच होगा। उसका नाम भी क्या है, मैच। तो मैच नाम का एक फंक्शन होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में जो एक ही मैच ढूंढता है, लेकिन वो
जीरो इंडेक्स पर ही होना चाहिए। अगर जीरो इंडेक्स पर नहीं हुआ तो नन लाकर आपको देगा कि मैच मिला ही नहीं। तो देखो यहाँ पर आई के साथ एस ये रहा, लेकिन ये जीरो इंडेक्स पर नहीं है, तो सेवंथ इंडेक्स पर है, तो ये मना कर देगा, मैच मिला ही नहीं। तो सर्च फंक्शन क्या करता है, ये हमारा फर्स्ट मैच ढूंढता है इन गिवन स्ट्रिंग। तो आप बोलोगे सर ऐसी जरूरत कहाँ पड़ेगी हमें कि हमें मैच ढूंढना है और स्टार्टिंग में ही ढूंढना है, हमें तो ज्यादा बार जरूरत पड़ेगी ना कहीं मिल जाए। हमने कहा अभी इस पर एक प्रोग्राम बनाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा। अच्छा मान लीजिए इस बार सिचुएशन को बदल देते हैं और वहां पर हम ये कहते हैं कि फाइल से मोबाइल नंबर हम नहीं मैच कराना चाहते, हम यूजर से एक मोबाइल नंबर एंटर कराएंगे। इमेजिन करो कि आप किसी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पर आप एक फाइल छोड़ देते हो मोबाइल नंबर की, वहां तो एक ही मोबाइल नंबर दोगे ना अपना, टेक्स्ट फील्ड में एक ही बार तो लिख सकते हो। तो मुझे प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से अगर मोबाइल नंबर मांगा जाए तो उसको वैलिडेट करो कि वो सही है नहीं है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अगर वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सही हो तब हम आगे कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, अदरवाइज वहां से ही मना कर देंगे, भाई मोबाइल नंबर पहले सही लो। तो मुझे एक ही मोबाइल नंबर मिलेगा और उसी को मुझे चेक करना है कि वो सही है या नहीं। तो मैंने यूजर से एक मोबाइल नंबर इनपुट करा लिया, स्ट्रिंग में ही रखा, क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग पर अप्लाई कराते हैं, इंटीजर पे नहीं कर पाएंगे। तो एंटर मोबाइल नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में मोबाइल नंबर को मैच करना है। तो मैं कैसे मैच करूं, तो ये बताओ कितने मोबाइल नंबर मैच करने हैं, एक करना है एक से ज्यादा करने हैं, एक ही करना है। तो एक करने वाले दो फंक्शन पढ़ाए मैंने जो एक ही मैच ढूंढ कर देते हैं, एक पढ़ाया मैंने सर्च फंक्शन, एक पढ़ाया मैंने मैच फंक्शन। तो अब मैं आपको पहले सर्च लगा कर दिखाता हूँ कि सर्च से क्या होगा। यहाँ लिखा मैंने आर ई डॉट सर्च, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का जो पैटर्न था वो लिखा, और जो भी मैच हुआ वो ला कर दे दिया। एंटर मोबाइल नंबर ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PQR। अभी बताओ ये मोबाइल नंबर सही है या नहीं। तो सर्च फंक्शन क्या बोलेगा, आप इस स्ट्रिंग में ये पैटर्न कहीं मैच हुआ या नहीं हुआ, कहीं तो हो ही रहा है भाई, बीच में हो रहा है। तो सर्च फंक्शन क्या कह रहा है, मैच हो गया, मतलब ये सही है। सर्च फंक्शन क्या कह रहा है कि मुझे जो आप दे रहे हो मैं तो उसमें कहीं भी मिल जाए, एक ढूंढना है कहीं मिल जाए ढूंढ कर आपको दे दूंगा। हमने कहा नहीं कहीं नहीं मिलना चाहिए, शुरू में ही मिलना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सर्च की जगह मैंने क्या लगाया, मैच। अब यही मोबाइल नंबर मैंने फिर से दिया। अब ये बताओ मैच फंक्शन इस स्ट्रिंग में कहीं भी ढूंढेगा आपका बताया गया पैटर्न, हमने कहा नहीं, कहाँ ढूंढेगा, सिर्फ जीरो इंडेक्स पर ढूंढेगा। क्या जीरो इंडेक्स पर मोबाइल नंबर है, नहीं है, तो क्या आ जाएगी वहां पर, एरर नहीं आएगी, नन वापस करेगा। नन का मतलब मोबाइल नंबर मैच नहीं हुआ, मतलब आपकी स्ट्रिंग में मोबाइल नंबर है ही नहीं, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक मोबाइल नंबर है ही नहीं। ठीक है। अच्छा
अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया बताओ सोच समझ के, ये मोबाइल नंबर मैच होगा या नहीं होगा? क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो है। अब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि ये सही है, बट पाइथन तो बोले कि सही है, मैच हो गया। तो हम क्या चाहते हैं? अभी देखो थोड़ी देर पहले तक आपको ये मैच फंक्शन बेकार लग रहा था कि जीरो इंडेक्स को ढूंढेगा तो क्या फायदा। अब आप बोल रहे हो नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें अगर किसी स्ट्रिंग में कोई भी मैच स्टार्टिंग से ही ढूंढना है तो यही काम आएगा मेरे। लेकिन ये फोकस नहीं करता कि मैच हो जाने के बाद अब जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स बचे हैं वो क्या हैं। मैच फंक्शन कह रहा है मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे तो शुरुआत में जो आपने कहा ढूंढने को वो मैंने देखा मिल गया, वो लाकर आपको दे दिया। अब उसमें क्या और बचा क्या और नहीं बचा मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब हमें ऐसा कोई मैच कराने वाला चाहिए जो शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ हमारे वाले पैटर्न को ही मैच कराए। हमारा वाला पैटर्न ही शुरू होना चाहिए और हमारे वाले पैटर्न पे ही एंड होना चाहिए, ना उसके पहले कुछ होना चाहिए ना उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो फिर ऐसे के लिए एक फंक्शन और बनाया गया जिसका नाम होता है फुल मैच। फुल मैच एक ही मैच ढूंढता है, सर्च और मैच की तरह। ये जीरो इंडेक्स से ढूंढना शुरू करता है मैच की तरह, और ये लास्ट तक आपके पैटर्न को ही मैच करेगा। अगर आपके पैटर्न के मैच हो जाने के बाद और भी करेक्टर्स बचे रह गए स्ट्रिंग में तो फिर ये मैच कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये फिर से मना कर देगा मैच नहीं। तो फुल मैच का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपका पैटर्न ही होना चाहिए बस। तो अब अगर मैं यहाँ पर रन कराकर ऐसे लिख दूं तो मना कर देगा, मना का मतलब ना आ जाएगा। और अगर आपने सही लिखा तब मैच होगा। अब एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैलिड और इनवैलिड आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि मैं ऐसा क्या प्रोग्राम में सोचूं कि एक आम इंसान की भाषा में मैं बता पाऊं कि आपका दिया हुआ नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। तो अभी बताओ अगर ये मोबाइल नंबर जो यूजर देता है अगर वो सही होता है, अगर वो सही होता है ठीक है, तो हमें मैच मिल जाता है। अगर वो सही नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है? नन। तो यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूं इफ, यहाँ पर आपका मैच मिल रहा है। वेरिएबल का नाम रीडेबल कर देते हैं, गलत पहले भी नहीं था गलत अभी भी नहीं होगा, बट नाम थोड़े रीडेबल कर देते हैं। अब इफ मैच इक्वल टू नन, तो बताओ यहाँ पर मुझे यूजर फ्रेंडली प्रिंट में क्या लिखना चाहिए, वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। अब आप अगर अपना मोबाइल नंबर कुछ ऐसा देते हैं जो फॉर्मेट में सही है, वैलिड, फिर चलाया और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, फिर चलाया शुरू में कुछ लिख दिया, इनवैलिड, फिर चलाया बीच में कुछ लिख दी। तो यानी कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हो, किसी मोबाइल ऐप में अपना अकाउंट बनाते हो या किसी भी तरह से कहीं भी अपना मोबाइल नंबर जब देते होगे ना, तो पहले उसके पहले ये 4 लाइन का कोड चलता होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ पाइथन में बनाई गई है,
वो जावा में हो, चाहे डॉट नेट में हो, चाहे PHP में हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, रेगुलर एक्सप्रेशन हर टेक्नोलॉजी में होता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में यूजर इनपुट तो आता ही है। और यूजर जहाँ से भी इनपुट आ रहा है उसको पहले वैलिडेट करना चाहिए, उसके बाद आगे प्रोसेसिंग में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आप इसके बिना भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉजिक ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा। और अगर आप इससे बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। नहीं, कोड ब्लॉक और मार्कडाउन जब मर्ज होते हैं तो पहले ये चेक करो कि वो कौन सा अब सेल बना, कोड सेल बना कि मार्कडाउन सेल बना। अगर वो कोड सेल बना तो जो कोड सेल वाला पोर्शन है वो अपना आउटपुट दिखाएगा पाइथन के अकॉर्डिंग, और मार्कडाउन एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कमेंट की तरह बिहेव होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं होता। चलिए, अब रेगुलर एक्सप्रेशन का लास्ट पॉइंट देखते हैं, और ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा टाइमली। लास्ट पॉइंट होता है जहां पर डेटा क्लीनिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन के इस्तेमाल की बात बताई जाती है। रेगुलर एक्सप्रेशन में मोबाइल नंबर की बात अभी कैसे हमने देखी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक एक्सेल फाइल है, इमेजिन करिए सिनेरियो क्या है। इस एक्सेल फाइल में मान लीजिए दो कॉलम है मेरे पास। एक कॉलम है एम्प्लॉय का नेम, एक कॉलम है एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय का नेम सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, अजय, विजय, करण, अर्जुन, ये सब रखा हुआ है। 10,000, 12,000, 11,000, 14,000, 18,000, 19,000 रुपये। गलती से जिसने एक्सेल शीट बनाई जल्दीबाजी में टाइपिंग कर रहा था, सैलरी में कहीं डिजिट के बीच में करेक्टर अल्फाबेट टाइप हो गए, ए, कहीं जेड आ गया, कहीं अंडरस्कोर आ गया, कहीं प्लस आ गया, जल्दीबाजी में आ गया। अब सैलरी कॉलम में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सैलरी तो डिजिट में ही आएगी, दशमलव हो सकता है फ्लोटिंग में। ना तो उसमें अल्फाबेट अलाउड है, ना अंडरस्कोर अलाउड होगा, ना कोई सिंबल अलाउड है। अब किसी के नाम में अगर यहाँ पे डिजिट आ जाए 1, 4, प्लस माइनस, तो बाई मिस्टेक टाइपिंग एरर है। तो जिसने एक्सेल शीट बनाई उसमें टाइपिंग एरर हो गई। तो एक्सेल शीट ऐसा तो नहीं है ना कहीं से अपने आप हमारा जनरेट हो जाती है। पहली बार में तो इंसान मैनुअली टाइप ही करेगा। और जो इंसान एक्सेल शीट बनाता है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं होते, 10th 12th वाले लोगों को रखा जाता है इस काम को करने के लिए। 8-10 हज़ार सैलरी होती है उनकी, तो गलती हो जाती है उन लोगों से, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एज ए प्रोग्रामर आपको ये फाइल दे दी गई और आपसे ये टास्क करने को कहा गया कि भाई इसमें ना एक सैलरी कॉलम है, इसको क्लीन कर दो। क्लीन कर दो का मतलब क्या है? इसमें हर वैल्यू सिर्फ डिजिट कंटेन करनी चाहिए। अगर किसी भी सैलरी कॉलम में वैल्यू डिजिट के अलावा कुछ और करेक्टर कंटेन करती है तो वो हटा देना। ऐसे ही नेम कॉलम को क्लीन कर दो। नेम कॉलम में सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए, लोअर केस और अपर केस के, और एक स्पेस हो सकता है। मान लो किसी के नाम के बीच में सरनेम और मेन नेम है तो स्पेस आ सकता है। उसके अलावा अगर किसी ने डिजिट लिख दी है, कोई और सिंबल आ गया, तो वो टाइपिंग एरर है, उसको हटा दें। अब ये काम मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम्स तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि कितनी बड़ी एक्सेल फाइल है। और ऐसी एक थोड़ा ना, ऐसी एक्सेल में हजारों हैं, हजारों एक्सेल फाइल है ऐसी। तो मैनुअली तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब क्या करोगे? रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? हमने कहा मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें किसी का नेम है। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर विराट कोहली। मान लो ऐसे है। अब मुझसे कहा गया ऐसे क्लीन कर दो, इसमें सिर्फ क्या रह जाए? स्पेस, बीच में जो आ रहा है वो लेटर रह जाए, छोटे बड़े। उसके अलावा जो भी आए सब हटा दो।
ना तो मुझे अंडरस्कोर चाहिए, ना मुझे डिजिट चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना कुछ और चाहिए, सब हटा दो। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक फंक्शन होता है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्रिकेट में सुना होगा आपने। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फील्डिंग करने उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, सब्स्टिट्यूट मेथड का नाम है। तो आप इसे रिप्लेस की तरह बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसमें आपको बताना होता है तीन चीजें। सबसे लास्ट में आप बताते हैं किस स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट करने हैं। सबसे पहले आप ये बताते हैं किसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है। फिर दूसरे नंबर पर आप बताते हैं किसके साथ रिप्लेस करना है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं मुझे आई को के बनाना है, तो मुझे आई को रिप्लेस करना है के साथ। हमने कहा ऐसा नहीं है, हमें किसको रिप्लेस करना है वो एक नहीं है, बहुत है। आई भी हो सकता है, नहीं वहां पर अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट हो सकती है, कोई एक करेक्टर थोड़ी है हमारे पास, तो बहुत सारे करेक्टर हैं, उनमें से कोई भी हो। तो अब यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की याद आ गई, क्योंकि एक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जहां पर एक स्पेसिफिक ना होकर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो तो वहां पर तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही काम आएगा। तो अब यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें क्या क्या आ जाए, जो जो आप नहीं चाहते हैं वो आ जाए। सिंबल आ जाए, अंडरस्कोर हटा दो, 5 हटा दो, डॉलर हटा दो, एट हटा दो, 9 हटा दो, 0 हटा दो, ये सब हट जाए। अब ये बताओ, ये तो चलो अभी आपके स्ट्रिंग है दिख रहा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या क्या मुझे चाहिए। मुझे अल्फाबेट चाहिए छोटे बड़े और स्पेस चाहिए बस, उसके अलावा जो भी है वो सब हटा देना। तो अब बताओ यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ जो ये हो एक्सेप्ट अल्फाबेट। तो पहले क्या लिखो यहाँ पर, अल्फाबेट लिख दो। अब इनके अलावा क्या लगा दो इसके पहले, कैप्सूल। और साथ में आपने क्या और बताया था, स्पेस, एक स्पेस और लगा दो। 53 लेटर हो गए, 53 करेक्टर हो गए टोटल, 26 26 52 और एक स्पेस हो गया 53। तो इन 53 के अलावा अब कोई भी अगर आए तो वो हटा दो, रिप्लेस कर दो। किसके साथ रिप्लेस कर दो, वो आप बताओ किसके साथ रिप्लेस करवाना है। हमने कहा चलो अभी के लिए मान लेते हैं रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल जेड के साथ। अब इससे क्या होगा, रिजल्ट एक नई स्ट्रिंग मिलेगी आपको, जिस नई स्ट्रिंग में जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट करके दे दी जाएगा। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गई और उसमें रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट करके नई स्ट्रिंग लाकर दे दी गई। जहां जहां पर आपका पैटर्न मैच हुआ, अदर देन अल्फाबेट का पैटर्न था आपका, अदर देन अल्फाबेट और स्पेस, जो भी मिला उसकी जगह क्या रख दिया उसने, कैपिटल जेड। अब मैंने कहा मुझे कैपिटल जेड रखवाना ही नहीं है, मुझे तो इनको हटाना है, इस पैटर्न पे जो जो मैच हो जाए वो हट जाए। तो सब्स्टिट्यूट का तो हटाएंगे नहीं, हटाने का इल्यूजन दे सकते हैं कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग लिखो, यानी कि ये करेक्टर जहां भी मैच होते हैं वहां पर इस स्ट्रिंग में क्या पुट कर देना, एम्प्टी स्ट्रिंग पुट कर देना, स्पेस भी नहीं लगाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है और ये आपका सब्स्टिट्यूट वाला। तो डेटा एनालिटिक्स में इसका बहुत यूज होता है। तो आप में से जिसका भी डेटा एनालिटिक्स होगा वो इसका यूज करेगा ही करेगा, इसके बिना आगे उसकी जिंदगी बढ़ेगी नहीं। जो लोग जेंगो फुल स्टैक में जाएंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट का फॉर्म वैलिडेशन जब करेंगे तो फिर से इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। जेंगो में तो चलो फिर भी चल जाएगा, बने बनाए कोड मिल जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स में ये कोड बना बनाए नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना ही पड़ेगा इस तरह का। चलिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका सैटरडे संडे इस बार अच्छा पड़ गया, वीकेंड भी हो गया और न्यू ईयर भी हो गया आप लोगों का। मंडे को मिलेंगे, मंडे को एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपका इसमें 1 2 3 4 टॉपिक बचे हैं बस पाइथन करना।
एक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है जो पढ़ेंगे मंडे के लिए। फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर आपका एक कॉन्सेप्ट है इसमें मल्टी थ्रेडिंग का। और एक बचता है लास्ट में आपका GUI प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल इंटरफेसिंग, दैट इज टीके। सबसे ज़्यादा टाइम ऊप्स में लगेगा आपका। मुझे लगता है कि आने वाले 2 वीक्स में